नमस्कार मित्रों, इतिहास की व्याख्यान माला में भारत में राष्ट्रवाद प्रकरण के दूसरे चरण की ओर मैं आपको ले चलता हूं। आज हमारा प्रकरण है असहयोग आंदोलन। पूर्व वीडियो में आपने देखा था कि महात्मा गांधी जी के भारत आगमन के बाद किस प्रकार राजनीतिक परिदृश्य में परिवर्तन हुआ, उनके द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए और प्रथम विश्व युद्ध के बाद विश्व राजनीतिक परिदृश्य और भारतीय राजनीतिक परिदृश्य में बड़ा अंतर आया। ऐसे हालात उत्पन्न हुए जिससे भारत में राष्ट्रवाद अपने पूरे उफान पर था और इन्हीं हालातों के बीच भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और गांधी जी ने ये प्रस्ताव पारित किया कि जनवरी 1921 में वो एक अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन प्रारंभ करेगी और वो आंदोलन होगा असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव जो सबसे पहले कलकत्ता अधिवेशन में लाया गया था, अंतिम रूप से उस पर अपनी स्वीकृति कांग्रेस ने लगा दी और वो स्वीकृति लगी थी नागपुर के अधिवेशन में। नागपुर अधिवेशन में कांग्रेस का जो नागपुर अधिवेशन हुआ, ये कब हुआ था? दिसंबर 1920 में कांग्रेस के अधिवेशन में यह निर्णय ले लिया गया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एक अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन प्रारंभ करेगी और इसी निर्णय के आधार पर जनवरी 1921 से यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जनवरी 1921 से प्रारंभ किया गया। अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि असहयोग आंदोलन के कार्यक्रम क्या थे, इसके उद्देश्य क्या थे या मांगे क्या थी और इसका परिणाम क्या हुआ। असहयोग आंदोलन को हम 3 पार्ट में पढ़ेंगे। सबसे पहले असहयोग आंदोलन के उद्देश्य क्या थे या मांगे क्या थी, किस उद्देश्य को लेकर के प्रारंभ किया गया या मांगे क्या थी। फिर दूसरा चरण आता है, इसका स्वरूप क्या था, कार्यक्रम क्या था, किस रूप से असहयोग आंदोलन को चालू किया जाना था, कैसे इसको संचालित हो रहा था, फिर इसका परिणाम। आइए इन 3 चरणों में हम असहयोग आंदोलन को अध्ययन करते हैं। सबसे पहला उद्देश्य क्या था? असहयोग आंदोलन से पूर्व जो आपने राजनीतिक घटनाओं को देखा था उसमें से ही इसकी मांगें आती हैं। पहली मांग स्वराज्य। अंग्रेजों ने भारतीयों से कहा था कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद उन्हें स्वराज दे दिया जाएगा और इसी आधार पर गांधी जी ने भारतीयों से प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों को सहयोग करने के लिए कहा था। भारी पैमाने पर लोग सेना में भर्ती हुए थे और उन्होंने अंग्रेजों को सहायता देकर के विश्व युद्ध में सफलता दिलाई थी, तो उनकी मांग थी कि स्वराज उन्हें दिया जाए। दूसरी मांग, मैंने आपको बताया था कि खिलाफत आंदोलन चालू हुआ था। खिलाफत आंदोलन से जुड़ी हुई मांग को कांग्रेस ने शामिल किया था, खलीफा का राज्य वापस लौटाना। खलीफा का राज्य व पद वापसी। खलीफा जो टर्की का शासक था उसका राज्य प्रथम विश्व युद्ध के बाद छीन लिया गया था, उसका राज्य की वापसी और उसकी पद की वापसी, ये कांग्रेस की दूसरी मांग थी। तीसरी मांग जो असहयोग आंदोलन में हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड और रॉलेट एक्ट, ये ऐसी 2 घटनाएं थी जिसके लिए कांग्रेस और पूरे भारत के लोगों में असंतोष था। तो तीसरी मांग थी कि रॉलेट एक्ट को रद्द किया जाए। रॉलेट एक्ट, इसको रद्द करना, रॉलेट एक्ट को रद्द करना, तीसरी मांग। चौथी मांग, जलियांवाला बाग हत्याकांड के जो दोषी हैं
उनको सजा, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को सजा का प्रस्ताव। 4 मांगे थी। जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को सजा दी जाए, ब्रिटिश सरकार इसके ऊपर माफी मांगे, रॉयलेट एक्ट को रद्द किया जाए। इन 4 उद्देश्यों को लेकर के, इन 4 मांगों को लेकर के असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया। अब कार्यक्रम का स्वरूप, कार्यक्रम का संचालन कैसे होना था, इस पर बात करते हैं। उद्देश्य हम समझते हैं क्लियर हो गया होगा। इन 4 उद्देश्यों को ध्यान में रखिएगा। स्वराज्य, खलीफा का राज्य व पद की वापसी, रॉयलेट एक्ट रद्द करना, जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को सजा और ब्रिटिश सरकार माफी मांगे। असहयोग आंदोलन के क्या कार्यक्रम निर्धारित किए गए? कांग्रेस के द्वारा यह आंदोलन चालू किया गया था, अतः आंदोलन का स्वरूप अहिंसात्मक था। स्वरूप इसका अहिंसात्मक था। गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में लिखा था कि ब्रिटिश साम्राज्य भारत में भारतीयों के सहयोग से स्थापित हुआ है और स्थापित है। अगर भारतीय इसे सहयोग देना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर भारत में ब्रिटिश साम्राज्य समाप्त हो जाएगा। भारतीयों के सहयोग पर ही ब्रिटिश साम्राज्य टिका हुआ है। तो गांधी जी का कहना था कि अगर भारतीय सहयोग नहीं देंगे तो ब्रिटिश साम्राज्य अपने आप नष्ट हो जाएगा, और इसके लिए उन्होंने असहयोग, उन्होंने कहा कि हम ब्रिटिश सरकार के साथ किसी भी प्रकार का सहयोग नहीं करेंगे। और आंदोलन के पहले चरण में उन्होंने लोगों को कहा कि आंदोलन का जो कार्यक्रम होगा वो बहिष्कार किसका? विदेशी उपाधियों का। जो ब्रिटिश सरकार बड़ी बड़ी उपाधियां लोगों को देती थी, गांधी जी ने कहा कि हमें ऐसी सभी उपाधियों का बहिष्कार करना है। गांधी जी ने स्वयं जो उनको उपाधि दी गई थी केसरे हिंद की उपाधि, गांधी जी ने इस उपाधि को छोड़ दिया। केसरे हिंद की उपाधि गांधी जी के द्वारा त्याग दी गई। इसी तरह रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नाइटहुड की उपाधि दी गई थी, उन्होंने ये उपाधि छोड़ दी। तो प्रथम चरण में विदेशी उपाधियों का बहिष्कार किया गया, विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार, जो विदेशी शिक्षण संस्थाएं थी छात्रों ने इनका बहिष्कार किया, और विद्यार्थियों ने ऐसे शिक्षण संस्थाओं से अपना नाम वापस ले लिया जहां वो अध्ययन कर रहे थे। हर विदेशी शिक्षण संस्था का बहिष्कार किया गया, विदेशी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। जो अंग्रेजी न्यायालय थे उनका वकीलों के द्वारा बहिष्कार किया गया। लोगों ने आपसी मुकदमे मिल बैठ के सुलझाने, पंचायत के माध्यम से सुलझाने का निर्णय लिया और विदेशी न्यायालयों का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया। विदेशी वस्तुएं, उनका बहिष्कार कर दिया गया। लोगों ने स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना चालू कर दिया। अपने देश की बनी हुई चीजों का उपयोग करेंगे, खादी वस्त्र पहनेंगे, चरखा चलाएंगे, घर घर सूत काटा जाने लगा। चरखा एक आंदोलन बन गया। चरखा और खादी ये आंदोलन का पर्याय बन गया। चरखा के माध्यम से गांधी जी सभी में स्वदेशी की भावना, सभी में स्वाभिमान की भावना व स्वावलंबन की भावना लाना चाहते थे। तो चरखा और खादी स्वाभिमान, स्वावलंबन व स्वराज्य का प्रतीक बन गया। हर विदेशी चीज का बहिष्कार किया जाने लगा। विदेशी सामानों के दुकानों के सामने लोगों ने पिकेटिंग करनी चालू कर दी। पिकेटिंग मीन्स धरना देना। ऐसी दुकानें जो विदेशी सामानों का विक्रय कर रही थी, लोग उनके सामने इकट्ठे होते, उनके सामने बैठ जाते, ऐसी किसी भी विदेशी चीज की बिक्री नहीं होने देते।
पिकेटिंग करना इस प्रकार चालू कर दिया गया। पूरे देश में आम आदमी, मध्यम वर्ग, हर वर्ग का व्यक्ति आंदोलन से जुड़ गया। मजदूरों ने हड़ताल कर दी, जो श्रमिक थे श्रमिकों ने हड़ताल कर दी। वकीलों ने न्यायालय जाना बंद कर दिया, विद्यार्थियों ने स्कूल जाना बंद कर दिया, शिक्षकों ने ऐसे स्कूलों में पढ़ाना बंद कर दिया। यहां तक कि जो सेवा करने वाले लोग थे, नाई, धोबी, कुली, जो सामान होते थे, इन लोगों ने विदेशियों को सेवा देना बंद कर दिया। जो सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, इन सेवा क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों ने अपनी सेवाएं देनी बंद कर दी। पहाड़ों में जो अंग्रेजी अफसरों का सामान ढोने का काम करते थे, कुलियों ने, उन्होंने सामान ढोना बंद कर दिया। नाई, धोबी, इस वर्ग ने अपनी सेवाएं देनी बंद कर दी। पूरे देश में एक गजब का उत्साह था। जगह जगह धरना, प्रदर्शन, रैली, वंदे मातरम गाते हुए हजारों की भीड़ सड़कों पर निकलती थी और पूरे देश में एक सैलाब सा आ गया था। भारतीय राष्ट्रवाद चारों ओर मजबूत रूप में दिख रहा था। जगह जगह ऐसे आंदोलन हो रहे थे। ऐसे समय लगभग 396 हड़तालें हुई। पूरे देश में 396 हड़तालें हुई, जिसमें 6 लाख श्रमिकों ने भाग लिया। और अगर अनुमान लगाया जाए तो 1921 से लेकर के आंदोलन जो चलता रहा 22 तक, इस बीच लगभग 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। जो कारखाने बंद हुए, इसमें 70 लाख कार्य दिवसों का नुकसान हुआ। पूरे देश में ब्रिटिश सरकार का विरोध बड़े पैमाने पर किया गया। जो राष्ट्रवादी नेता थे, उनके साथ हजारों का हुजूम सड़कों पर ब्रिटिश सरकार का विरोध करने के लिए रैलियों के रूप में निकलता था। यही नहीं, ये राष्ट्रवादी नेता थे, बड़े रचनात्मक कार्यक्रम भी चला रहे थे। आइए देखते हैं। इन राष्ट्रवादी नेताओं ने केवल ब्रिटिश सरकार का इस तरह से विरोध ही नहीं किया, इन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम भी चलाए। रचनात्मक कार्यक्रम जैसे भारतीय विद्यार्थियों की शिक्षा की व्यवस्था के लिए उन्होंने राष्ट्रीय विद्यालय खोले, जहां ऐसे भारतीयों को जिन्होंने विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार कर दिया था, उन्हें शिक्षा दी जाती थी, और वो भी फ्री में। और ऐसे विद्यालयों में जो पढ़े लिखे भारतीय नेता थे, भारतीय विद्वान थे, वो उनमें पढ़ाते थे। उस समय जो स्थापित राष्ट्रीय विद्यालय कौन कौन थे? काशी विद्यापीठ, बिहार विद्यापीठ, जामिया मिलिया इस्लामिया, जिसकी स्थापना पहले अलीगढ़ में की गई थी, बाद में दिल्ली में, गुजरात विद्यापीठ, ये बड़े 4 संस्थान स्थापित किए गए। काशी विद्यापीठ, मदन मोहन मालवीय, आचार्य नरेंद्र देव, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जैसे लोग इस संस्थान से जुड़े हुए थे। बिहार विद्यापीठ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जामिया मिलिया इस्लामिया, डॉक्टर जाकिर हुसैन, गुजरात विद्यापीठ के मुंशी, इस प्रकार के चोटी के नेता इन संस्थानों में विद्यार्थियों को पढ़ाते थे। इस प्रकार से पूरे देश में एक रचनात्मक कार्यक्रम के साथ साथ ब्रिटिश सरकार के विरोध करने का व्यापक पैमाने पर कार्यक्रम चला और शांतिपूर्ण ढंग से यह आंदोलन चल रहा था। इसी बीच एक घटना हुई। वो घटना क्या थी? भारतीय ब्रिटिश सरकार का विरोध अहिंसात्मक तरीके से करते थे, लेकिन ब्रिटिश सरकार भारतीयों के बढ़ते हुए राष्ट्रवाद को देख करके सशंकित हो गई। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे लोगों के ऊपर
जब ब्रिटिश प्रशासन द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया, हिंसा का प्रयोग किया गया, हिंसा का प्रयोग, दमन का प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा। ब्रिटिश प्रशासन द्वारा भारतीय आंदोलन को दबाने के लिए जब ऐसे उपाय किए गए तो ऐसे प्रयासों की प्रतिक्रिया भी होनी थी, और वही हुआ। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर में चौरी चौरा नाम का स्थान है, वहां पर 5 फरवरी 1922 को जो प्रदर्शनकारी भीड़ थी, जो प्रदर्शनकारी थे, ये शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने जब दमनात्मक कार्यवाही की, लाठियां बरसाई, तो जो भीड़ थी वो हिंसक हो गई और भीड़ में लोगों की संख्या ज्यादा थी, पुलिसकर्मी कम थे। भीड़ ने पुलिसकर्मियों को दौड़ा लिया। पुलिसकर्मी जान बचाने के लिए जाकर के थाने में छिप गए, जो चौरी चौरा का थाना था, थाने में जाकर के उन्होंने अपने आप को सुरक्षित करने की कोशिश की, लेकिन भीड़ उग्र हो चुकी थी। भीड़ ने चारों ओर से थाने को घेर लिया और थाने को आग लगा दी। इस घटना में 22 पुलिसकर्मी मारे गए, वो जल करके मर गए। यह घटना 5 फरवरी 1922 को हुई थी। पुलिसकर्मी भी 22 ही मारे गए थे। तो इस घटना की वजह से आंदोलन हिंसक हो गया, और यह समाचार जब गांधी जी को मिला तो गांधी जी ने अपने सिद्धांतों के विरुद्ध से देखते हुए और ये मानते हुए कि ब्रिटिश सरकार हिंसा का जवाब हिंसा से आसानी से दे देगी, गांधी जी उस समय बारदोली में थे। उन्होंने बारदोली में ही असहयोग आंदोलन वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दिया। असहयोग आंदोलन बारदोली से ही वापस लेने का प्रस्ताव पास कर दिया गया, वापस ले लिया गया। तो असहयोग आंदोलन कहां से वापस लिया गया? गुजरात में बारदोली में। उस समय गांधी जी ने वहीं से प्रस्ताव पारित किया कि हम असहयोग आंदोलन वापस करते हैं। जब पूरे उफान पर राष्ट्रवाद था, पूरे देश के लोग आंदोलनरत थे, इस घटना की वजह से आंदोलन वापस ले लिया गया। कांग्रेस के अंदर 2 विचार के लोग थे। कुछ लोगों का मत था कि आंदोलन को चलते रहना देना चाहिए था, और कुछ गांधी और गांधी जी के समर्थक जो आंदोलन को हिंसा हो जाने के कारण रोकने के पक्ष में थे। बहरहाल आंदोलन रोक दिया गया। जो उफान था लोगों का वो ठंडा हो गया। ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। गांधी जी मार्च 22 में गिरफ्तार कर लिए गए और उनके ऊपर मुकदमा चलाया गया। जस्टिस ब्लूमफील्ड ने गांधी जी के मुकदमे की सुनवाई की और गांधी जी को 6 वर्ष के लिए जेल में भेज दिया गया। 6 वर्ष की सजा गांधी जी को दी गई। जस्टिस ब्लूमफील्ड ने अपना मुकदमा सुनाते हुए कहा कि मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में, और अब भी ये पहला केस इस प्रकार का मैं देख रहा हूं, और मुझे खुशी होगी अगर ब्रिटिश सरकार आपकी सजा को माफ कर देगी। बहरहाल 6 वर्ष के लिए उनको जेल में भेज दिया गया। आंदोलन बंद कर दिया गया। आंदोलन के जो उद्देश्य थे, क्या वो उद्देश्य पूरे हुए? आंदोलन जिन मांगों को लेकर के किया गया था, क्या स्वराज्य मिल गया? क्या खलीफा का राज्य वापस आया? जलियांवाला बाग हत्याकांड के दोषियों को सजा मिली या रॉलेट एक्ट रद्द हुआ? नहीं। तो अगर आंदोलन के हम परिणाम की बात करते हैं कि आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, तो प्रत्यक्ष रूप से जो परिणाम है वो हमें नहीं दिखाई पड़ते। प्रत्यक्ष रूप से परिणामों की प्राप्ति नहीं हुई, लेकिन यह कह देना कि आंदोलन असफल हो गया है, यह भी गलत होगा। जब हम इस आंदोलन का मूल्यांकन करते हैं कि आंदोलन का परिणाम क्या हुआ, तो आप उसे लिखेंगे कि प्रत्यक्ष परिणाम यद्यपि प्राप्त नहीं हुए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस आंदोलन का जो परिणाम था वो देशव्यापी था। पहली बार अखिल भारतीय स्तर का आंदोलन किया गया।
ये आंदोलन पहला आंदोलन था जो पूरे भारत वर्ष के स्तर पर चलाया गया। लाखों की संख्या में लोगों ने भाग लिया, लाखों की संख्या में लोग जेल गए। लोगों को जेल जाने, पुलिस की मार से, सजा से डर खत्म हो गया। लोगों के अंदर जो देशभक्ति, जो राष्ट्रीय जागृति, जो उत्साह लोगों के अंदर आया, ऐसा उत्साह इससे पूर्व कभी नहीं था। एक देशव्यापी जो जागरूकता का संचार हुआ। तो आंदोलन भले ही अपने परिणामों की प्राप्ति में सफल नहीं हुआ, लेकिन इसने राष्ट्र में एक ऐसी लहर पैदा कर दी, एक ऐसा आधार दे दिया जिस पर चल करके आगे का भारतीय राष्ट्रीय स्वाधीनता का सारा कार्यक्रम संचालित किया गया। तो आंदोलन ने लोगों में एक जागरूकता पैदा कर दी और ये जागरूकता समाज के सभी वर्गों में थी। मजदूर, किसान, आदिवासी, बागान मजदूर, आंदोलन को लोगों ने किस तरह से लिया, जरा उसकी एक वानगी देखिए, एक उसका उदाहरण देखिए। जो असहयोग आंदोलन था, समाज के सभी वर्गों में उसके बारे में अपनी अपनी तरह से व्याख्याएं की। जैसे किसान, किसानों का कहना था, किसान नेताओं का कहना था कि गांधी जी ने अंग्रेजी सरकार के नियमों की अवहेलना करने, अंग्रेजी सरकार को सहयोग ना करने के लिए कहा है, इसलिए हम लगान की अदायगी नहीं करेंगे। किसानों ने लगान की अदायगी करने से इंकार कर दिया और इस दौरान अवध में किसान सभा का गठन किया गया और इस किसान सभा के गठन करने वाले थे बाबा रामचंद्र देव, बाबा रामचंद्र, पंडित जवाहरलाल नेहरू। बाबा रामचंद्र एक गिरमिटिया मजदूर थे। ये गिरमिटिया मजदूर के रूप में फिजी ले जाए गए थे और वहां से लौटने के बाद ये सन्यासी हो गए थे और इन्होंने अवध में किसानों को संगठित किया और किसानों को अवध में जो जमींदार थे उनके शोषण से मुक्त करने के लिए इन्होंने किसानों को संगठित किया और आंदोलित किया। उत्तर प्रदेश में जो जमींदार तालुकेदार होते थे, जमीनों के अधिकार उनके पास होते थे। वो किसानों को जमीन पट्टे पर देते थे और बार बार उस जमीन के पट्टे वो बदलते रहते थे, जिससे कि किसान अपनी जमीन पर अधिकार का दावा न कर सके और उसके बदले वो लगान जो लेते थे, वो लगान की दरें अधिक होती थी। जमींदार अधिक मात्रा में लगान लेते थे, पट्टे बार बार बदलते थे। यही नहीं, तीसरा और कारण जिससे लोग जमींदार के खिलाफ थे, जमींदार बेगार लेते थे। किसानों से बेगार ली जाती थी, बिना पैसे के उनसे काम कराया जाता था। इसलिए बाबा रामचंद्र ने किसानों को संगठित किया और उन्होंने कहा कि इन सारी चीजों को बंद किया जाए, लगान की दरें कम की जाए, पट्टे को बार बार बदलना खत्म किया जाए, बेगार प्रथा खत्म की जाए और सारे किसानों को उन्होंने संगठित किया। जून 1920 में पंडित नेहरू जी गए और वो भी इस आंदोलन के हिस्सा बन गए। बाबा रामचंद्र के साथ उन्होंने भी किसान आंदोलन को ज्वाइन कर लिया और अवध में एक अवध किसान सभा का गठन करके पूरे अवध में किसानों के माध्यम से एक सशक्त आंदोलन चलाया गया और इस आंदोलन को असहयोग से जोड़ा गया जब 1921 में असहयोग चालू हुआ। लेकिन किसान चूंकि हिंसक प्रदर्शन कर रहे थे, इसलिए कांग्रेस का जो बड़ा नेतृत्व था, गांधी जी और उनके समर्थक, वो इस आंदोलन के पक्ष में नहीं थे, क्योंकि गांधी जी हिंसक आंदोलन के कतई पक्ष में नहीं थे। कांग्रेस अहिंसा का समर्थन करती थी, जबकि किसान अपने आंदोलन की मांग के लिए वो हिंसा को भी करने से पीछे नहीं हटने वाले थे। तो इसलिए इस आंदोलन को जब असहयोग के साथ शामिल किया गया तो
कांग्रेस के लोगों में ही दो प्रकार की विचारधारा थी। बहरहाल किसान आंदोलन भी असहयोग आंदोलन के साथ उत्तर प्रदेश में चलता रहा। किसानों को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने कई बार गोलियां चलाई, बहुत से किसान उसमें मारे भी गए। तो किसानों ने यह समझा कि असहयोग आंदोलन लगान की अदायगी ना करने के लिए समाज का हर वर्ग असहयोग आंदोलन की अपने तरह से व्याख्या कर रहा था। जो वनवासी थे, जो आदिवासी लोग थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन को किस रूप में लिया? देखिए, जो आदिवासी समाज के लोग थे, जो जंगलों में रहते थे और जंगल के उपज के ऊपर निर्भर थे, शिकार आदि करते थे, उन्होंने असहयोग आंदोलन को किस रूप में लिया? गुंडम पहाड़ी, आंध्र प्रदेश के गुंडम पहाड़ी इलाका जो है, यहां रहने वाले जो आदिवासी लोग थे, जो जंगलों में रहते थे, जब असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया तो उनका मानना था कि अब हम लोग वन कानून को नहीं मानेंगे, वन कानून का उल्लंघन करेंगे। उनका यह मानना था कि ब्रिटिश सरकार के नियमों का उल्लंघन करना, ब्रिटिश सरकार के नियमों का न मानना, इस असहयोग आंदोलन का मूल उद्देश्य है। इसलिए इन्होंने वन कानून का उल्लंघन करना चालू कर दिया। क्योंकि याद करिए, 1865 में वन कानून बन गए थे और इसकी वजह से लोगों को जंगल में जाना, शिकार करना, खेती करना, लकड़ी काटना, वनोपज इकट्ठा करना, इन सब पर रोक लगी गई थी। तो चूंकि रोक लग चुकी थी, लेकिन अब उन्होंने वन कानून को मानने से इनकार कर दिया। आंध्र प्रदेश की गुंडम पहाड़ी के जो आदिवासी थे, इनका नेता था अल्लूरी सीताराम राजू। अल्लूरी सीताराम राजू ये गुंडम पहाड़ी आदिवासी समाज का नेता था और लोगों की मान्यता थी कि अल्लूरी सीताराम राजू के पास कुछ चमत्कारी शक्तियां हैं। वो जैसे खगोलीय अनुमान लगा सकता था। लोग मानते थे कि आसमानी जो घटनाएं हैं उसका सटीक अनुमान अल्लूरी सीताराम राजू कर सकता है, लोगों को स्वस्थ कर सकता है। इस तरह से अल्लूरी सीताराम राजू के पास दैवीय शक्तियां मानते थे लोग। अल्लूरी सीताराम राजू महात्मा गांधी का अनुयायी था। ये महात्मा गांधी के समर्थक थे, खादी के समर्थक थे, शराब बंदी के समर्थक थे। आदिवासी होते हुए भी इन्होंने शराबबंदी का समर्थन किया, खादी का समर्थन किया। लेकिन इनका मानना था कि आजादी हमें बिना हिंसा के नहीं मिल सकती। गांधी का जो मुख्य सिद्धांत था अहिंसा, उसमें इनकी आस्था नहीं थी, अहिंसा में इनकी आस्था नहीं थी। ये हिंसा को आजादी के लिए जरूरी मानते थे। अल्लूरी सीताराम राजू के नेतृत्व में जो गुंडम पहाड़ी में रहने वाले आदिवासी लोग थे, इन्होंने वन कानूनों का उल्लंघन किया, पुलिस थानों पर आक्रमण किया, जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनकी हत्याएं करना चालू कर दिया। तीर धनुष लेकर के ये गुरिल्ला युद्ध करते थे, छापामार युद्ध। अचानक 150 की टुकड़ी में ये लोग थानों पर आक्रमण करते, आग लगा देते, ब्रिटिश अधिकारियों पर आक्रमण करते। जो व्यापारी थे या बड़े बड़े जमींदार थे, उनके अन्न भंडारों को लूटते, उनके गोदामों को लूटते। तो इस प्रकार की कार्यवाही अल्लूरी सीताराम राजू के द्वारा की गई। असहयोग आंदोलन को इन्होंने इस रूप में लिया। ब्रिटिश सरकार ने अल्लूरी सीताराम राजू और इन आदिवासी समाज के लोगों के लिए इन्होंने दमनात्मक कार्यवाही की। ब्रिटिश सरकार ने 1924 में अल्लूरी सीताराम राजू को पकड़ा गया, उनको गिरफ्तार किया गया और उनको फांसी दे दी गई। अल्लूरी सीताराम राजू को मार दिया गया 1924 में। इस प्रकार ये आदिवासियों का जो विद्रोह था वो दब गया। कहने का अर्थ यह है कि किसान असहयोग आंदोलन को अपने रूप में ले रहे थे, आदिवासी समाज इस रूप में देख रहा था। जो श्रमिक थे, खास करके बागान श्रमिक, बागों में काम करने वाले, उन्होंने इस आंदोलन को किस रूप में लिया?
जो बागान क्षेत्र है, अंग्रेजों ने भारत में चाय की खेती अंग्रेजों ने चालू करवाई। और चाय की कृषि मुख्य रूप से कहां हो रही थी? आसाम, बंगाल, असम और बंगाल में चाय की खेती होती थी। और इन चाय की खेतों में काम करने के लिए उत्तर प्रदेश, बिहार, ये छत्तीसगढ़ का जो पार्ट है, इस भाग से बहुत से ऐसे बंधुआ मजदूर काम करने के लिए ले जाए जाते थे। इनको इंडेंचर्ड लेबर या गिरमिटिया मजदूर, गिरमिटिया मीन्स एग्रीमेंट के तहत इन मजदूरों को ले जाया जाता था और इन चाय के बागानों में काम कराया जाता था। तो इस तरह देश के अंदर ही एक प्रकार से आप्रवासी मजदूर के रूप में काम करते थे। और काम करने की जो शर्तें थी, उन शर्तों में यह था कि वो काम छोड़ करके बीच में भाग नहीं सकते थे। ठीक, बंधुआ मजदूरों को इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट के द्वारा ले जाया जाता था। इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ये था कि देश के अंदर ही मजदूरों को काम करने के लिए बनाया गया कानून। इस कानून में यह प्रावधान था कि जिन संविदा शर्तों के आधार पर मजदूरों को ले जाया जाता था, उनको उन शर्तों को पूरा करना पड़ता था। इनसे पहले से लिखवा लिया जाता था कि आपके काम की शर्तें ये होंगी, आपका वेतन ये होगा, काम बीच में छोड़ के आप भाग नहीं सकते। तो इस तरह से चाय की बागानों में काम करने वाले मजदूरों की स्थिति बहुत ही दयनीय थी। उनको बड़े कठोर परिश्रम करना पड़ता था। वो चाहते तो थे घर आना, लेकिन वो भाग नहीं सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले से जो समझौता कर रखा था, जो संविदा कर रखी थी, उसके द्वारा वो बंधे हुए थे। जब असहयोग आंदोलन चालू हुआ तो ऐसे मजदूरों ने असहयोग आंदोलन के समय उन चाय बागानों की जो चहरदीवारी थे, उससे निकल करके अपने घर वापस जाने के लिए भाग खड़े हुए। मजदूरों ने कहा कि हम असहयोग आंदोलन के अंतर्गत इन ब्रिटिश नियमों को नहीं मानते। मजदूर आंदोलन पर उतर रहे, घर भागने की तैयारी में निकल पड़े। लेकिन संयोग ये कि उस समय जो स्टीमर थे, वहां से आने के लिए जो स्टीमर थे, ट्रेनें थी, ट्रेन, स्टीमर, इनमें हड़ताल थी और इसकी वजह से वो भाग नहीं पाए, पकड़ लिए गए और पकड़ करके फिर उनको बागों में ठोस दिया गया। इस तरह से मजदूरों ने भी, बागान मजदूरों ने भी आंदोलन को अपने अनुसार परिभाषित करके उसमें अपनी सहभागिता दिखाने की कोशिश की। तो कहने का अर्थ यह है कि किसान हो, मजदूर हो, कारखाने में काम करने वाले श्रमिक हों या आदिवासी हों, हर समाज का वर्ग इस आंदोलन में मूल रूप से जुड़ा था और सब में चेतना आ गई। भले ही आंदोलन अपने प्रत्यक्ष परिणाम नहीं पा सका, किंतु इसने देशवासियों में एक ऐसा जुनून पैदा कर दिया, एक राष्ट्रभक्ति का ऐसा जज्बा पैदा कर दिया, जिस पर आगे चल करके भारत की स्वाधीनता का जो समर था, जो राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन था, वो आगे बढ़ सका। मित्रों, आपको वीडियो कैसा लगा? अपनी प्रतिक्रिया भी देंगे, अपने मित्रों को भी वीडियो शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को पुश करेंगे, जिससे आने वाले वीडियो आपके पास सीधे पहुंचते रहेंगे। धन्यवाद।